हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो पोस्ट किया था। आप लोग से रिक्वेस्ट है उस वीडियो को देखें और अगर अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप सजेशन हमें भेज सकते हैं। हम अपने वीडियो में उस चीज़ को करेक्ट करके फिर से आपको एक नया वीडियो अपलोड करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था दो चरांक वाले रेखीय समीकरण किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी ली थी। ठीक है, आज हम लोग एक स्टेप आगे जाएंगे और युगपत रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। ये युगपत रेखीय समीकरण समझने के लिए आपको ये देखना है कि दो चरांक वाले कोई एक समीकरण पहले अगर हमने लिखा 4n + 3n = 12, अब तक ये दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है। जैसे ही मैं क्या करूंगा, एक और समीकरण लूंगा 3m + 4n = 12। अब मेरे पास एक साथ दो रेखीय समीकरण है, दो चरांक वाले दो रेखीय समीकरण। हम इनको अलग अलग सोच रहे हैं, लेकिन जैसे आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आप इन चरांकों का मान ज्ञात करो, यानी चरांक m और चरांक n का वैल्यू बताओ, या आपको बोला जाएगा कि दिए गए इन दो समीकरण को हल करो, तो इनको हल करते समय हम दोनों समीकरण का एक ही समय पर क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2, जब इन दो समीकरणों का हम लोग एक ही समय पे विचार करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे युगपत रेखीय समीकरण। ठीक है, आप लोग को ध्यान में आ रहा होगा दो चरांक वाले किन्हीं दो समीकरणों का एक ही समय विचार किया जाता है, तब उन्हें युगपत रेखीय समीकरण कहते हैं। युगपत रेखीय समीकरण कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये चीज आप क्लियर कर लो कि दो चरांक वाले युगपत रेखीय समीकरण किसे कहोगे, जब दो चरांक वाले किन्हीं दो समीकरणों पर एक ही समय पे विचार किया जाएगा, तब उन्हें हम क्या कहेंगे, युगपत रेखीय समीकरण कहते हैं। अब इन युगपत रेखीय समीकरण को हल करो या चरांक m और n का मान ज्ञात करो। इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, जिसको हल करने के लिए अलग अलग पद्धति है। एक को हम लोग निरसन पद्धति या विलोपन पद्धति कह सकते हैं और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, मान रखकर। तो इन्हें हल करने की पद्धति, जिसे आप इंग्लिश में मेथड कहेंगे, पहला नाम है इसका निरसन पद्धति या विलोपन पद्धति। दूसरा मान रखकर। इस दो पद्धति से हम इन युगपत रेखीय समीकरण को हल करते हैं। हल करने का मतलब ध्यान रखिए, जो चरांक आपको दिए हैं प्रश्न में, चाहे xy हो, चाहे mn हो, चाहे ab हो, चाहे pq हो, उन चरांकों का मान ज्ञात करना, उसको ही कहते हैं हल कर। तो इस तरह से आप ये पूरे इसको हम देखेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 आपका प्रश्न संग्रह 1.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो 1.1 में हमारा पहला क्वेश्चन जो है, निम्न कृति पूर्ण करके युगपत समीकरण हल करो। हमको कृति पूर्ण करना है। कृति का मतलब समझते हैं कि इतना आसान आपके लिए किया हुआ रहेगा कि आपको पूरा हल दिया रहता है, जस्ट क्या करना है, आपको बीच बीच में एक एक
कहीं कहीं आपको एक चौकट बनाया रहेगा जिसमें आपको सोच समझ के लिखना है। तो बहुत ही आसान होता है, जो कि आपको 2 नंबर मिलने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, या क्वेश्चन नंबर 3 में एक कृति आता है 3 मार्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 मार्क के लिए आता है। ये कृति करके आप आसानी से मार्क्स ले सकते हो। तो चलो हम लोग फर्स्ट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला कृति देख रहे हैं, जिसमें आपका समीकरण 1 दिया हुआ है 5x + 3y = 9। यह आपका समीकरण 1। दूसरा समीकरण आपको 2x - 3y = 12। यह आपका समीकरण 2। अब यहां पर इसको हल करने के लिए मैं पहले कृति नहीं कर रहा हूं, मैं पूरा हल करूंगा। पूरा हल करने के बाद जहां जहां पर बॉक्स है वहां हम बॉक्स बना देंगे। खाली कृति करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बीच बीच में वो लोग डायरेक्ट स्टेप रखते हैं। इसलिए पूरा हल करके दिखाने के बाद जहां पर उनकी कृति होगी, जहां बॉक्स होगा वहां हम बॉक्स बना देंगे, तो आपको समझ जाएगा। एग्जाम में आपको पूरा हल नहीं करना होता है, जैसा उन्होंने प्रश्न पत्र में दिया होगा वैसे ही कृति करना है आपको। लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा तो आप उसको रफली हल करोगे और फिर जहां जो जरूरत है वो लिख दोगे। इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखिए, जितने भी चैप्टर्स आगे होंगे कृति के लिए यही रूल होगा कि हम पूरा हल करेंगे और आपने क्या करना है उस बॉक्स में लिख लेना है। ठीक है, अभी यहां पर हम निरसन पद्धति या विलोपन पद्धति का उपयोग करने वाले हैं। उसके कुछ रूल्स अगर आप ध्यान रख लो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है क्वेश्चन में 5x + 3y = 9 समीकरण 1 है, 2x - 3y = 12 समीकरण 2 है। दोनों समीकरण में आपको चरांक x और चरांक y दिख रहा है। तो पहला रूल कहता है कि आप ये डिसाइड करो कि आप कौन से चरांक को कैंसिल करना चाहते हो। आप चरांक y को कैंसिल करना चाहोगे या चरांक x को, ये हमको डिसीजन लेना है। तो मैंने यहां पर डिसाइड कर लिया कि मैं चरांक y को कैंसिल करूंगा। कैंसिल करने को ही निरसन या विलोपन कहा जाएगा। अब इनको कैंसिल करने के लिए दूसरा रूल कहता है कि देखो इनके गुणांक। गुणांक क्या होता है? अक्षर के साथ जो नंबर दिया होता है, अंक दिया होता है। समीकरण 1 में y के साथ 3 दिख रहा है, तो 3 जो है y का गुणांक है। समीकरण 2 में y के साथ 3 दिख रहा है, 3 जो है y का गुणांक है। तो दूसरा स्टेप देखना है कि ये गुणांक सेम है या नहीं। तो यहां पर हमारे लिए इस प्रश्न में, इस कृति में दोनों गुणांक क्या है? सेम है। तो हमारा काम थोड़ा कम हो गया। तीसरा स्टेप आपको ध्यान रखना होता है कि आपने देखना है कि इनके चिन्ह कैसे हैं। यानी समीकरण 1 में 3y के पहले प्लस चिन्ह दिख रहा है धन का, समीकरण 2 में 3y के पहले माइनस चिन्ह दिख रहा है। तो ये दोनों जो चिन्ह हैं ये अलग अलग है। तो हमारा रूल कहता है, नियम कहता है कि जब चिन्ह अलग अलग है तो उनको हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अगर यही दोनों चिन्ह क्या होंगे? हमारे सेम होंगे। पहले इसमें प्लस होगा, दूसरे इसमें प्लस होगा, पहले इसमें माइनस होगा, दूसरे इसमें माइनस होगा। जब चिन्ह सेम होगा, समान होगा, तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो जैसे भी प्रश्न आएगा तो हम करेंगे। फिलहाल यहां दोनों के चिन्ह क्या है? असमान है, तो हमारा नियम कहता है कि हम इसको जोड़ेंगे। आपकी किताब में भी लिख के दिया हुआ है, 1 और 2 को जोड़ने पर। तो पहला है 5x + 3y = 9। दूसरा है 2x - 3y = 12। जोड़ते समय यहां जगह नहीं छोड़ी जाती है, यही जब हम घटाएंगे तो इसको हमको जगह छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। कैंसिल होने का मतलब इसको कहेंगे निरसन हो गया, या दोनों का क्या हो गया? विलोपन हो गया। बचा कौन है? x वाला। दोनों x प्लस में दिख रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे। 5 + 2 कितना हो गया? 7x। 9 + 12 कितना हो गया? 21। अब y हट चुका है, हमारे पास x है। x का मान यहां पर हमको मिल सकता है। 7 और x के बीच में कौन सा चिन्ह होता है? हमेशा गुणे का, जो कि लिखा नहीं रहता है।
आपको समझना है अंक और अक्षर के बीच हमेशा गुणे का चिन्ह होता है। 7 को उस तरफ भेजोगे तो गुणा किसमें बदल जाएगा नियम से, भाग में। 7 एकम 7, 7 त्रिक क्या हो गया 21, तो x बराबर क्या मिल गया आपको 3। ये क्या हो गया आपका चरांक x का मान मिल गया। अब आप क्या करेंगे, इस चरांक x के मान को किसी और समीकरण में रख सकते हैं। जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2, हमारे पास 2 समीकरण है, इन दोनों समीकरण में हम क्या कर सकते हैं, x का मान रख सकते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान हमको मिल चुका है, यहां पर क्या मान है बता सकते हैं हम लोग, x इक्वल्स टू कितना है 3। तो समीकरण 1 देख रहे हैं 5x है, 5 तो लिखा जाएगा, x नहीं लिखेंगे, x की जगह कितना लिखेंगे 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 9। 5 15 प्लस 3y बराबर 9। अब इनको हल करना है, मतलब y का मान मिलना चाहिए, इसलिए 15 को उस तरफ भेजेंगे, यहां रह जाएगा 3y। 9 पहले है तो पहले लिखो, 15 इधर से आ रहा है बाद में, तो माइनस क्या हो जाएगा 15। कुछ लोग मिस्टेक करते हैं कि 15 को पहले लिख देंगे, 9 को बाद में। इसको ध्यान रखना है, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखा जाएगा। अब 9 और 15 में बड़ा कौन है 15, तो इसलिए चिन्ह 15 का लिया जाएगा, यानी ये आएगा आपका माइनस। 15 में से 6 9 को घटाया जाएगा, जो कितना आएगा आपका 6। y बराबर, फिर से वही ध्यान रखना है, 3 और y के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणे का। तो गुणे का चिन्ह है तो 3 कहां जाएगा, भाग में। 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। तो y बराबर क्या हो गया आपका -2। x बराबर क्या मिला हमको 3, y बराबर क्या मिला हमको -2। अब जहां जहां उन्होंने दिया था मैं आपके लिए बॉक्स बना दे रहा हूं, तो ये हमारा कृति पूरा हो जाएगा। 7 और फिर 21, फिर यहां पर उन्होंने बॉक्स दिया हुआ है, तो ये हमारा कृति हो जा रहा है। यहां भी बॉक्स दिया हुआ है उन्होंने, ये 3 जो है इसके लिए भी बॉक्स दिया हुआ है, प्लस 3y इक्वल्स टू 9। यहां पर हमको बॉक्स दिया हुआ है, यहां भी हमारे पास बॉक्स है, यहां पर हमारे पास बॉक्स है ये, और यहां पर भी हमारे पास क्या है बॉक्स है। तो इस प्रकार से आखिरी में आपको लिखा गया है x, y ब्रैकेट में दिया है, इक्वल टू ब्रैकेट में पहले बॉक्स की जगह हम क्या लिखेंगे 3, और दूसरे बॉक्स की जगह क्या लिखेंगे -2। समीकरण का हल है, समीकरण का हल, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न संग्रह 1.1 का हमने कृति 1 देखा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे।